नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज 7 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला टॉपिक है चंद्रमा पर विशाल मात्रा में धातु की उपस्थिति। तो चंद्रमा पर विशाल मात्रा में धातु की उपस्थिति के बारे में पता चला है, तो ये चर्चा में क्यों है? अगर हम इसकी चर्चा की बात करें तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की उप सतह में विशाल मात्रा में लोहे एवं टाइटेनियम जैसी धातुओं के उपस्थित होने अनुमान लगाया है। शोध कार्य इसका शुरू हुआ था 1 जुलाई 2020 को पृथ्वी और ग्रह विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स में EPSL पृथ्वी और ग्रहों विज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख पत्रिका है। मिशन LRO। तो LRO क्या है? तो LRO नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है और वर्तमान में चंद्रमा के ध्रुवों का मानचित्रण कर रहा है। इसे चंद्रमा के ध्रुवीय क्रेटरों में हिम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वर्ष 2009 में भेजा गया था। LRO मिशन का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर उपस्थित धातु का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं द बिग स्प्लैट संकल्पना, ये क्या है? तो दोस्तों, चंद्रमा के निर्माण के बारे में सबसे लोकप्रिय संकल्पना है ये। लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी के एक हिस्से के टूटने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस संकल्पना के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण भी मौजूद है, जैसे कि पृथ्वी की चंद्रमा की रासायनिक संरचना में व्यापक समानता। और बात करें LRO द्वारा हाल ही में की गई खोज की, तो इन विद्युत गुणों को संपत्ति बिन स्वाहक स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। यह किसी पदार्थ की विद्युत पारगम्यता तथा निर्वात में विद्युत पारगम्यता के अनुपात को दर्शाता है। शोध के अनुसार जैसे जैसे चंद्रमा के बड़े बड़े क्रेटरों में इस गुण का अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि क्रेटरों के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ मृदा में उपस्थित विद्युत गुणों में भी वृद्धि हुई है। खोज के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो क्रेटरों के आकार में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता विस्वाहक स्थिरांक। तो दोस्तों, यह बताता है कि चंद्रमा का निर्माण जिन उल्काओं के टकराव के कारण हुआ होगा, उनके कारण चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड युक्त धूल भी बाहर निकले हैं। अध्ययन के निष्कर्ष इस सामान्य अनुमान के विपरीत है कि चंद्रमा की उपसतह में अपेक्षाकृत कम धातु के भंडार हैं। अध्ययन चंद्रमा की उपसतह में बड़ी मात्रा में लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति भी बताता है। अध्ययन का महत्व की अगर हम बात करें तो यह खोज पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा। पृथ्वी की भूप्रपटी में चंद्रमा की तुलना में कम लो ऑक्साइड की मात्रा भी उपस्थित है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी टॉपिक। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक नेटांज ईरान की भूमिगत परमाणु की सुविधा, ये लाइंस बनती है। अगर ये चर्चा में क्यों आई, तो अगर इसकी हम बात करें तो हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार ईरान की एक भूमिगत परमाणु सुविधा जो यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए कार्य करती है, आग लगने की दुर्घटना हुई है। प्रमुख बिंदु अगर इसके देखें तो समृद्ध यूरेनियम
यूरेनियम एक विशेष प्रकार है जिसमें यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाती है। और नेटांज, अगर हम लोग देखें कि नेटांज किसे कहते हैं, तो नेटांज ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। नेटांज को ईरान के प्रथम पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र के रूप में माना जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA द्वारा निगरानी की गई साइटों में से एक है यूरेनियम संवर्धन। तो अगर इसकी हम बात करें तो यूरेनियम संवर्धन एक संवेदनशील प्रक्रिया है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन का उत्पादन करती है। सामान्य इसमें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज में भी गैस या यूरेनियम को शामिल किया जाता है। नेटांज विवाद, अगर हम लोग नेटांज विवाद की देखें तो IAEA का निरीक्षण नेटांज तब चर्चा में आया जब IAEA ने यहाँ विस्फोटक नाइट्रेट के सफल परीक्षण की आशंका के बाद अक्टूबर 2019 में निरीक्षण का निर्णय किया, परंतु ईरान ने IAEA इंस्पेक्टर को सुविधा के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नाइट्रेट एक सामान्य उर्वरक है। जब इसे उचित मात्रा में ईंधन के साथ मिलाया जाता है तो सामग्री नाइट्रोट्राइलून TNT के रूप में शक्तिशाली विस्फोटक बन सकती है। तो स्टक्स कंप्यूटर वायरस के बारे में अगर देखें तो इसे वर्ष 2010 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी देशों अमेरिका, इजराइल द्वारा निर्मित वायरस माना जाता है, जिसका उद्देश्य ईरान के नेटांज परमाणु कार्यक्रम को बाधित और नष्ट करना था। ईरान की इस पर प्रतिक्रिया क्या थी? तो ईरान ने इसे गैस रिसाव विस्फोट की सामान्य घटना माना है, जिससे केवल एक निर्माणाधीन औद्योगिक सेट प्रभावित हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया अगर इस पर देखें तो अमेरिका ने मई 2018 में परमाणु समझौते से खुद को एक तरफा वापस ले लिया, क्योंकि उसका मानना था कि ईरान लगातार JCPOA द्वारा निर्धारित सभी उत्पादन सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। तो देखते हैं शासन व्यवस्था संबंधित क्या न्यूज आई है। तो ये है कि फ्रेंड्स ऑफ पीपुल्स अवधारणा और महत्व के बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों है? तो तमिलनाडु में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 2 व्यापारियों की मृत्यु और यातना की घटना के बाद लिया गया है, क्योंकि जांच के दौरान इस घटना में कुछ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस स्वयंसेवकों की भूमिका भी पाई गई है। इसके प्रमुख बिंदु ये ऐसे हैं कि दरअसल तमिलनाडु पुलिस ने दोनों लोगों को 19 जून की रात कथित तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकानों को अनुमति की अवधि से अधिक समय के लिए खोलने हेतु गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के पश्चात पुलिस ने दोनों लोगों को बेरहमी से पीटा और हिरासत में रहते हुए पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें अत्यधिक यातनाएं दी गई। इसके बाद दोनों लोगों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तमिलनाडु की अपराध की जांच शाखा द्वारा दोनों लोगों की पुलिस यातना के कारण हुई मृत्यु की जांच करने पर कुछ FOP स्वयंसेवकों की भूमिका भी सामने आई, जो दैनिक कार्यों और पुलिस के अधिकारियों की सहायता कर रहे थे। देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की अवधारणा। तो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का एक सामुदायिक पुलिसिंग पहल और एक संयुक्त सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य पुलिस और जनता को करीब लाना है। एक स्वयं सेवा प्रणाली के रूप में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की शुरुआत वर्ष 1993 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले से हुई थी। एक अनुमान के अनुसार पूरे तमिलनाडु के सभी पुलिस थानों में लगभग 4000 सक्रिय FOP स्वयंसेवी सदस्य हैं। स्वयंसेवी राज्य के आम लोगों के अपराध जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और राज्य पुलिस प्रशासन को अपराधों की रोकथाम में सक्षम बनाते हैं। इसके साथ ही यह पुलिस के काम में भी निष्पक्षता, पारदर्शिता और तटस्थता लाने का भी प्रयास करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, पुलिस सेवाओं को समुदायों में रहने वाले आम लोगों तक पहुंचाना, आम लोगों को सामुदायिक पुलिसिंग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना
और पुलिस समुदाय को एक साथ एक मंच पर लाना और राज्य की पुलिस सेवा को और अधिक पेशेवर समुदाय से उन्मुख बनाना। पुलिस अधिकारियों का राज्य के साथ साथ समुदाय के प्रति भी जवाबदेह बनाना। पुलिस में जनता के खोए हुए विश्वास को बहाल करने में सहायता करना। तो फ्रेंड्स, आप पुलिस अवधारणा का महत्व अगर हम लोग देखें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में फ्रेंड्स आप पुलिस की अवधारणा एक समग्र रूप से उपयोगी अवधारणा है। साथ ही आम जनता के बीच पुलिस की छवि को बदलने के तथा राज्य के पुलिसिंग बल को मजबूत करने हेतु यह अवधारणा काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। इस अवधारणा को राज्य के पुलिस बल और आम जनता के बीच सेतु के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स आप पुलिस की आलोचना। दोस्तों, राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि राज्य के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से फ्रेंड्स आप पुलिस स्वयंसेवकों की कार्य क्षमता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां पुलिस अधिकारियों स्वयंसेवकों को एक सहायक के रूप में भी देखते हैं। इन क्षेत्रों में स्वयंसेवक का प्रयोग केवल चाय या भोजन खरीदने, वाहन की जांच में मदद करने, जब्त वाहनों को थाने तक ले जाने और स्थानीय लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए ही किया जाता है, जहां वे अधिकारियों के आदेश को मानने हेतु बाध्य होते हैं। तो देखते हैं सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और महत्व के बारे में। तो देखते हैं सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पुलिस के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका है। इसके तहत एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें आम नागरिक समुदाय की सुरक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग से अपराधी की सुव्यवस्था की पहचान करना संभव हो जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मानव तस्करी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। गौरतलब है कि भारत के कई राज्यों ने सामुदायिक पुलिस व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें तमिलनाडु फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, असम में प्रहरी और बेंगलुरु में सिटी पुलिस की संपंदन नामक पहल शामिल है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भूटान के क्षेत्र पर चीन का दावा। यह चर्चा में क्यों आया? तो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए चीन ने भारत के पारंपरिक सहयोगी भूटान के साथ एक नया सीमा विवाद पैदा कर दिया है। इसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि गौरतलब है कि बीते माह आयोजित वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी की एक ऑनलाइन बैठक में पूर्वी भूटान स्थित संकेतक वन्यजीव अभयारण्य के विकास से संबंधित एक परियोजना पर आपत्ति जताते हुए चीन ने कहा ताकि यह चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। भूटान ने चीन के दावे पर आपत्ति जताई और वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने भूटान की परियोजना के वित्त पोषण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF वर्ष 1992 में स्थापित वैश्विक पर्यावरण सुविधा पर्यावरण क्षेत्र में परियोजना को वित्त प्रदान करने के लिए एक US अधिकारी वैश्विक निकाय है। अपने रणनीतिक निवेश के माध्यम से GEF प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए भागीदारों के साथ कार्य करता है। चीन का दावा क्या है? तो संकेतक वन्यजीव अभयारण्य चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन और भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में भी शामिल है। चीन के अनुसार चीन और भूटान के बीच सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पूर्वी मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में लंबे समय के विवाद चल रहे हैं। चीन ने स्पष्ट किया कि चीन सदैव दोनों देशों के बीच सीमा विवाद मुद्दों को लेकर बातचीत का पक्षधर रहा है। इस कार्य हेतु हमेशा तत्पर है। भूटान का पक्ष क्या है? तो वही परिषद में चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि संकेतक वन्यजीव अभयारण्य भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है। भूटान तथा चीन के बीच सीमा पर चर्चा के दौरान यह कभी भी एक विवाद का विषय नहीं रहा। चीन और भूटान के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंध न होने के कारण भूटान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से चीन को अपनी स्थिति से अवगत कराया। चीन के दावे का निहितार्थ अगर देखें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन द्वारा किया गया यह दावा दोनों के द्वारा सीमा विवाद को लेकर सुलझाने को लेकर चल रहे राजनीतिक प्रयासों को कमजोर करता है। चीन द्वारा भूटान के पूर्वी हिस्सों पर दावा करने का एक कारण भारत पर दबाव बनाना भी हो सकता है। गौरतलब है कि भूटान का यह पूर्वी हिस्सा भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है, जिस पर चीन दक्षिण तिब्बत के एक हिस्से के रूप में अपनी
संपूर्णता का दावा करता है। और भले ही चीन का दावा नया न हो, किंतु इसे मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से भारत और भूटान पर दबाव बनाने के एक राजनीतिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। चीन भूटान संबंध पर सीमा विवाद। भूटान और चीन के बीच संबंधों में एक स्पष्ट विरोधाभास है। भूटान की भौगोलिक स्थिति इसे हिमालयी क्षेत्र में राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बना देती है। भूटान और तिब्बत के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों की एक लंबी परंपरा रही है। इसके बावजूद भूटान चीन का एकमात्र पड़ोसी देश है जिसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध भी काफ़ी कम है। लगभग 500 किलोमीटर क्षेत्र में फैली भूटान और चीन के बीच की सीमा के क्षेत्रीय विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक केवल मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों पर ही सीमा विवाद है, किंतु चीन के नए दावे के साथ ही यह विवाद पूर्वी क्षेत्र तक विस्तारित हो गया है। चीन और भूटान ने वर्ष 1984 से वर्ष 2016 के बीच सीमा वार्ता के कुल 24 दौर आयोजित किए हैं। वर्ष 2017 में डोकलाम सीमा विवाद के बाद से दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई है। संकेतक वन्यजीव अभयारण्य। देखते हैं भारतीय राजनीति से जुड़ी खबर की तो आपराधिक कानून सुधार पर समिति। दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। तो दोस्तों आपराधिक कानून में सुधार के लिए गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की समिति में दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति रणबीर सिंह सहित न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह समिति विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके अपनी रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन राय एकत्रित करती है। रिपोर्ट की यह प्रक्रिया 4 जुलाई 2020 से शुरू होगी और अगले 3 महीनों तक चलेगी। देखते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली की पृष्ठभूमि। भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कमोवेश 21वीं सदी में भी उसी तरह ही है। लॉर्ड थॉमस बम्बिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। वर्ष 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर चार्टर एक्ट 1833 के तहत वर्ष 1860 में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण के लिए मसौदा तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1862 के शुरुआती ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, इंडिया पैनल कोड 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि के तहत संचालित होते हैं। देखते हैं सुधार की आवश्यकता इसमें क्या है, तो औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून। आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यायशास्त्र की प्रतिकृत है, जिसे राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया था, न कि नागरिकों की सेवा के लिए। प्रभावशून्यता आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करने और दोषियों को दंडित करना, किंतु आजकल यह प्रणाली आम लोगों के उत्पीड़न का एक उपकरण बन गई है। विचाराधीन आपराधिक मामलों का बढ़ता बोझ। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार न्यायिक प्रणाली में विशेष रूप से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हुए हैं। अंडर ट्रायल मामले की बढ़ती संख्या। भारत के सबसे अधिक अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या वाला देश है। वर्ष 2015 की NCRB प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अनुसार जेल के बाद कुल जनसंख्या 67.2% अंडर ट्रायल कैदी हैं। जांच में पड़ताल में देरी, भ्रष्टाचार, काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही, न्याय की तेज और पारदर्शिता न्याय देने में एक बड़ी बाधा है। माधव मेनन समिति। इस समिति ने वर्ष 2007 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर विभिन्न सिफारिशों का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माली मठ समिति की रिपोर्ट। इस समिति ने वर्ष 2003 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने कहा था कि मौजूदा प्रणाली अभियुक्तों के पक्ष में अधिक झुकी हुई
और इसमें अपराध पीड़ित को लिए न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस समिति ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न सिफारिशें प्रदान की हैं, किंतु इन्हें लागू नहीं किया गया। सुधार के सुझाव अगर देखें, आपराधिक कानून को एक राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। इसीलिए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी भी संशोधन को कई सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अपराध पीड़ितों के अधिकारों की पहचान करने के लिए कानूनों में सुधार हेतु पीड़ित होने का कारण पर खास तौर पर जोर दिया जाना चाहिए। उदाहरण, पीड़ित एक गवाह संरक्षण योजना का शुभारंभ, अपराध पीड़ित बयानों का उपयोग, आपराधिक परीक्षणों में पीड़ितों की भागीदारी में वृद्धि, मुआवजे एवं पुनर्स्थापन हेतु पीड़ितों की पहुंच से वृद्धि, नए अपराधों के निर्माण और अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण के मूल्यांकन को आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो पिछले 4 दशकों में काफ़ी बदल गया है। उदाहरण अगर देखें तो दंड की डिग्री देने के लिए आपराधिक दायित्व को बेहतर तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। नए प्रकार के दंड जैसे सामुदायिक सेवा, आदेश तथा पुनर्स्थापन एवं सुधारवादी न्याय के अन्य पहलू भी इसकी तह में लाए जा सकते हैं। अपराधों का वर्गीकरण भविष्य में होने वाले अपराधों के प्रबंधन के लिए अनुकूल तरीके से किया जाता है। आईपीसी के कई अध्यायों में दोहराव की स्थिति है। लोक सेवकों के खिलाफ अपराध अधिकारियों की आवाज़ मानना, सार्वजनिक शांति और अतिचार और अध्यायों को फिर से परिभाषित एवं संकुचित किया जा सकता है। किसी कार्य को एक अपराध के रूप में सूचीबद्ध करने से पहले पर्याप्त बहस के बाद ही मार्गदर्शक सिद्धांतों को विकसित किया जाना चाहिए। असंवैधानिक अपराधीकरण न केवल अवैज्ञानिक आधार पर नए अपराधों के निर्माण की ओर जाता है, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मनमानी भी करता है। एक ही तरह के अपराधों के लिए अलग अलग तरीके से सजा का प्रावधान और सजा की प्रकृति तय करने में न्यायाधीशों का विवेक, न्यायिक पुनर्धारण और न्यायिक मिसाल के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। आगे की अगर राह की बात करें तो भारत को एक स्पष्ट नीति मसौदा तैयार करना होगा, जो मौजूदा आपराधिक कानूनों में परिकल्पित किए जाने वाले परिवर्तनों की सूचना दे। इसके लिए पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका एवं जेल सुधार को एक साथ करने की आवश्यकता होगी। आपराधिक कानूनों में सुधार एवं रूप से समाज में शांति लाने के लिए सुधारवादी न्याय पर आधारित होना चाहिए।